आइए आज के इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, मैंने तो अक्सर इन्हें उन जुड़वा बच्चों की तरह देखा है जो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका काम या स्वभाव एकदम उल्टा होता है। जुड़वा बच्चों वाली ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है। अगर हम पीडीएफ के उस पहले बॉक्स को देखें ना, तो उसमें बहुत साफ लिखा है कि इनमें पूर्णता समानता नहीं होती। अच्छा, पूर्णतः समानता नहीं होती। जी हाँ, बल्कि लगभग समानता होती है। और यही लगभग शब्द हमारे दिमाग के साथ खेलता है। वो कैसे? हमारा दिमाग चीजों को बहुत तेजी से प्रोसेस करने का आदी है, इसलिए जब वो लगभग समान ध्वनि सुनता है ना, तो वो दोनों के बीच का अंतर मिटा देता है। यही कारण है कि सुनने में समानता लगती है, लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। अच्छा, तो मतलब हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है और हम परीक्षा में धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल, यही मनोवैज्ञानिक भ्रम है। लेकिन फिर जो शब्दयुग्म की परिभाषा है कि उच्चारण समान हो परंतु अर्थ भिन्न हो, क्या वो पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्दों के साथ भी यही भ्रम पैदा करते हैं? पीडीएफ में अनेकार्थक और पर्यायवाची का मूल अंतर भी तो दिया गया है। ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, अनेकार्थक शब्दों का मतलब है शब्द एक, लेकिन उसके भीतर कई अर्थ छिपे हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कुल शब्द को लें। जब हम कहते हैं रघुकुल, तो वहां इसका अर्थ वंश या परिवार है। हाँ, वो तो है। लेकिन गणित में जब हम कहते हैं कि कुल मिलाकर, तो इसका अर्थ योग या टोटल हो जाता है। शब्द वही है, बस परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदल रहा है। और पर्यायवाची में क्या होता है? पर्यायवाची इसका ठीक उल्टा है। वहां अर्थ एक ही होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते या शब्द अनेक होते हैं। जैसे पानी को नीर भी कहेंगे, जल भी कहेंगे। समझ गया। अनेकार्थक मतलब एक ही इंसान के कई अलग अलग पेशे, और पर्यायवाची मतलब एक ही काम को करने वाले कई अलग अलग लोग, है ना? बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। चलिए, अब इस भ्रमजाल को तोड़ने वाली उन गुरुजी की ट्रिक्स पर आते हैं जो मात्राओं के जादू को समझाती हैं। हाँ, वो ट्रिक्स बहुत काम की हैं। मैंने देखा है कि तरणी, तरणी और तरुणी, ये 3 शब्द किसी को भी चकरा सकते हैं। यहाँ मात्राओं का क्या विज्ञान है? यहाँ विज्ञान से ज्यादा स्मृति को बांधने की कला काम आती है। विशुद्ध रूप से परीक्षा के नजरिए से देखें तो गुरुजी की ट्रिक से इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो क्या है वो ट्रिक? ऊ की मात्रा वाले तरुणी का अर्थ तो आसानी से युवती समझ आ जाता है। हाँ, तरुणी मतलब युवती, ये तो आम शब्द है। असली खेल तरणि जिसमें छोटी ई है और तरणी जिसमें बड़ी ई है, उसका है। ट्रिक यह है कि छोटी मात्रा मतलब छोटी किरण, यानी सूर्य की किरण। अरे वाह! छोटी मात्रा से छोटी किरण और बड़ी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा वाली तरणी का मतलब है बड़ी नाव। क्या बात है! छोटी ई से छोटी किरण, बड़ी ई से बड़ी नाव, ये तो दिमाग में छप गया। और वो जो सूत और सुत का मामला है? हाँ, छोटे ऊ की मात्रा वाले सुत का अर्थ होता है पुत्र, लेकिन जब मात्रा बड़ी हो जाती है यानी सूत, तो इसका अर्थ होता है धागा। धागा या फिर सारथी भी तो होता है। एकदम सही। जैसे महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, यानी सारथी का पुत्र। बिल्कुल। और आग और हवा वाले जोड़े में तो मुझे गुरुजी की वो नल वाली ट्रिक बहुत ही मजेदार लगी। अनल और अनिल, मैं हमेशा इनमें कंफ्यूज होता था। ज्यादातर विद्यार्थी इसमें उलझते हैं। नल वाली ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि नल से आता है पानी, और अनल यानी पानी का एकदम उल्टा। पानी का उल्टा क्या हुआ? आग। बिल्कुल। तो अनल का मतलब आग हो गया, और जो दूसरा बचा अनिल, वो हवा हो गई। रोजमर्रा की चीजों से व्याकरण जोड़ने का क्या गजब तरीका है। और इसी रोजमर्रा की जिंदगी से एक और ट्रिक निकलती है कुल और कूल के लिए। कुल का मतलब तो वंश, ये हमने अभी समझा था। हाँ, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा वाले कूल का मतलब होता है किनारा या तट। गुरुजी की ट्रिक कहती है कि कूल कूल ठंडी हवा हमेशा नदी के किनारे पर ही तो लगती है। कूल कूल हवा और नदी का किनारा, अब तो चाहकर भी इसे नहीं भूला जा सकता। अच्छा, अब जरा एक चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। कैसी चुनौती? हमारे पास पीडीएफ में एक स्पष्ट एमसीक्यू टेस्ट है। मैं सवाल पढ़ती हूँ, देखते हैं इसमें परीक्षा बनाने वाले ने क्या चाल चली है। हाँ, बिल्कुल, पढ़ा जाए। प्रश्न है, निम्न में कौन सा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? विकल्प ध्यान से सुने जाए। अणु अणु, अनिल अनल, अभय उभय
या अंत और आरंभ? इस तरह के प्रश्न को मैं छलिया या इम्पोस्टर प्रश्न कहता हूं। इसका सही उत्तर है अंत और आरंभ। एक मिनट, अंत और आरंभ, लेकिन क्यों? बाकी सब तो मिलते जुलते ही लग रहे हैं। यही तो परीक्षा बनाने वाले का जाल है। अंत और आरंभ समरूपी भिन्नार्थक नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विलोम हैं। अच्छा। हाँ, इनकी ध्वनि में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। परीक्षक जानबूझकर विकल्पों में विलोम शब्दों को डाल देते हैं ताकि दबाव में बैठा विद्यार्थी जल्दबाजी में अर्थ के आधार पर इन्हें चुन ले, जबकि उसे ध्वनि के आधार पर चुनना था। मतलब ये सिर्फ शब्दों का नहीं, साइकोलॉजी का भी टेस्ट है। एकदम सही कहा। इसी तरह के कुछ और कंफ्यूज करने वाले जोड़े भी हैं, जैसे अली और आली। इसमें भी वो नाव वाली ट्रिक काम आती है। छोटी मात्रा वाला अली मतलब छोटी चीज यानी भौरा, और बड़ी मात्रा वाली आली मतलब बड़ी चीज यानी सखी या सहेली। अंश और अंश वाले जोड़े में भी क्या कोई ऐसी ही ट्रिक है? क्योंकि शलगम वाले श और सपेरे वाले स के अलावा इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ गुरुजी की ट्रिक एक बहुत गहरी बात सिखाती है। शलगम वाले श के साथ अंश का अर्थ होता है किसी चीज का भाग या हिस्सा। ठीक है। और सपेरे वाले स के साथ अंश का अर्थ होता है कंधा। ट्रिक ये है कि जो आपका अपना अंश होता है, मुसीबत के समय वही आपको अंश यानी कंधा देता है। क्या बात है, व्याकरण के अंदर रिश्तों का ऐसा फलसफा है ना। और फिर दीन और दिन का जोड़ा है। बड़ी मात्रा वाला दीन मतलब गरीब, जैसे हम दीन दुखी कहते हैं, और छोटी मात्रा वाला दिन तो हमारा दिवस हो गया। सही कहा। अब जरा उस विषय पर आते हैं जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था, पहेली नुमा शब्द जो सीधे जीवन और मृत्यु की बात करते हैं। हाँ, वो आभरण और आमरण वाला। लेकिन उससे पहले आदि और आदि को समझना भी तो जरूरी है। मुझे लगता है कि छोटी ई वाले आदि का मतलब शुरुआत है, जैसे आदि से अंत। बिल्कुल। लेकिन बड़ी ई वाले आदि का क्या? बड़ी ई वाले आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त हो जाना या किसी चीज की लत लग जाना। गुरुजी कहते हैं कि इसे ऐसे याद रखा जाए कि आदि का विलोम है अंत, और आदि मतलब आदत पड़ जाना। समझ गया। इसी तरह सर्वथा का अर्थ है सब तरह से, जबकि सर्वदा का अर्थ है सदैव या हमेशा। जी। इन शब्दों में तो फिर भी थोड़ा फर्क है, लेकिन अश्म और अश्व ने मुझे चौंका दिया। अश्व मतलब घोड़ा, ये तो सबको पता है। हाँ, अश्व तो आम शब्द है। लेकिन अश्म का मतलब पत्थर होता है, ये कैसे याद रखा जाए? इसे भूगोल से जोड़कर देखिए। अश्म को याद रखने के लिए असम राज्य की कल्पना की जा सकती है कि असम में पत्थर होते हैं। इस तरह की विजुअल ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। अच्छा, असम में पत्थर। और अमूल और अमूल्य का अंतर भी बहुत सूक्ष्म है। मूल का मतलब होता है जड़, तो आमूल का मतलब हुआ जड़ रहित, जिसकी कोई जड़ ना हो। बिल्कुल, लेकिन अमूल्य का मतलब होता है कीमती, जिसका कोई मूल्य न चुकाया जा सके। तो अगर कोई किसी को अमूल कहे तो खुश होने की जरूरत नहीं है, वो उसे बिना जड़ का बता रहा है। एकदम सही। चलिए, अब जानवरों, जालों और रिश्तों की उस अजीब दुनिया में चलते हैं जहां शब्द अपना रूप बदलते हैं, जैसे अखा, दुम और द्रुम। दुम का मतलब पूंछ है, जो दुम दबाकर भागने वाले मुहावरे से सबको याद रहता है। हाँ, ये तो आसान है। लेकिन द्रुम का अर्थ होता है पेड़। इसे याद करने का तरीका ये है कि जब कोई भारी पेड़ कटकर जमीन पर गिरता है तो द्रुम की जोरदार आवाज आती है। अरे वाह, द्रुम की आवाज। और जाल बिछाने वाले शब्दों में पाश और पास आते हैं। शलगम वाले श के साथ पाश का मतलब है बंधन या जाल, जैसे शेर को पकड़ने वाला पाश। हाँ। और सपेरे वाले स के साथ पास मतलब निकट। लेकिन प्रशासनिक दुनिया में अपर और अपार का क्या खेल है? ये बहुत व्यावहारिक है। प्रशासनिक व्यवस्था में अपर का मतलब होता है अन्य या दूसरा समान स्तर का अधिकारी, जैसे अपर जिलाधिकारी। वही अवर का मतलब होता है नीचे का, और अपार का तो हम जानते ही हैं, अत्यधिक या असीमित। और बहु और बड़े ऊ का अंतर तो शादी के कार्ड वालों के लिए एक चेतावनी है। छोटे ऊ वाली बहु मतलब अत्यधिक या अनेक, जैसे बहुवचन। बिल्कुल। और बड़े ऊ वाली बहु मतलब पुत्रवधू। एक गलत मात्रा और एक बहु की जगह अनेक बहुओं की घोषणा हो जाएगी। हाँ, शब्दों का चुनाव वाकई सोच समझ कर होना चाहिए। अब जरा रोजमर्रा की चीजों की तरफ बढ़ते हैं। अवरोध और अविरोध। अवरोध का सीधा अर्थ है रुकावट। हाँ, लेकिन अविरोध यानी जहां कोई विरोध ना हो,
उसका मतलब है मैत्री या दोस्ती। और कपट और कपाट को देखिए। कपट मतलब धोखा और कपाट मतलब दरवाजा। मुझे तो इसमें बड़ी गहरी फिलॉसफी नजर आती है। वो कैसे? इंसान के जीवन में सबसे बड़े कपट या धोखे अक्सर बंद कपाट यानी बंद दरवाजों के पीछे ही तो रचे जाते हैं। इन दो शब्दों का ध्वनि में इतना करीब होना महज इत्तेफाक नहीं लगता। बहुत ही उम्दा नजरिया है। भाषाओं का विकास मानव मनोविज्ञान से ही तो हुआ है। आगे देखिए, सिलाई और सलाई। सिलाई तो सिलने का काम है। हाँ, लेकिन सलाई का मतलब है वो लकड़ी या धातु की तीली जिससे स्वेटर बुना जाता है। और फिर आती है आपदा। इति और इति। छोटी ई वाली इति मतलब समाप्ति, जैसे हम इतिश्री कहते हैं, लेकिन बड़ी ई वाली इति। यहां भी बड़ी मात्रा वाली ट्रिक काम आएगी। बड़ी ई मतलब बड़ी आपदा। इति का अर्थ होता है आपदा या विपत्ति। अब मुझे कुछ ऐसे जोड़े दिखाई दे रहे हैं जो सीधे ढालनुमा आकृतियों की तरह कंफ्यूजन पर वार करते हैं। अमित और अमीत। मीत तो फिल्मों में बहुत सुना जाता है। मीत यानी मित्र। सही। मीत मतलब मित्र, तो बड़ी ई की मात्रा वाले अमीत का मतलब हो गया शत्रु या दुश्मन। बिल्कुल। और छोटी ई वाले अमित का मतलब होता है अत्यधिक या जिसकी कोई सीमा ना हो। इसी तरह मेघ और मेध का जोड़ा है। घृणा वाला घ अगर है तो मेघ यानी बादल, लेकिन धनुष वाला ध है तो मेध का मतलब यज्ञ होता है ना, जैसे अश्वमेध यज्ञ। एकदम सही। और इसी से मेधावी यानी बुद्धिमान शब्द भी जुड़ता है। एक और जोड़ा है उभय और अभय। उभय मतलब दोनों, जैसे विज्ञान में हम उभयचर पढ़ते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। हाँ, और अभय मतलब निर्भय, जिसे डर ना हो। एक मिनट, मुझे पीडीएफ में एक अजीब चीज दिख रही है, विश और विश। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए हैं। क्या ये कोई मिसप्रिंट है? नहीं, ये मिसप्रिंट नहीं है। पीडीएफ में ठीक ऐसा ही लिखा है। इसे एक विशेष केस के तौर पर समझना चाहिए जहां संदर्भ से अर्थ तय होता है। अच्छा। सामान्यतया विष का अर्थ जहर होता है, लेकिन प्राचीन संस्कृत और वैदिक संदर्भों में विष का प्रयोग धन या संपत्ति के लिए भी किया गया है। अरे बाप रे, धन और जहर एक ही शब्द? ये तो एकदम गूगली थी। और इसके बाद जो पौराणिक कनेक्शन वाला जोड़ा है, शशिधर और शशिधर, ये मुझे बहुत पसंद आया। यह हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। शश का अर्थ होता है खरगोश। हमारी मान्यताओं के अनुसार चांद के अंदर खरगोश की आकृति दिखाई देती है, इसलिए जो शश यानी खरगोश को धारण करता है वो है शशिधर यानी चांद। जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे है शशिधर यानी भगवान शिव। बिल्कुल, कितनी सुंदर व्याख्या है ना। और वर्ण मतलब रंग और व्रण मतलब घाव। एक अक्षर के इधर उधर होने से रंग घाव में बदल गया। अब आते हैं ध्वनियों के उस फेर पर जिसने मुझे खूब हंसाया, कांत और क्लांति। कांत का अर्थ होता है चमक या सुंदरता, लेकिन क्लांति का अर्थ होता है थकावट। और गुरुजी की वो ट्रिक याद है? हाँ, कल आंटी आईं तो बहुत थकी हुई लग रही थी। ये सुनते ही दिमाग में एक थकी हुई आंटी की छवि बन जाती है और क्लांति शब्द हमेशा के लिए याद हो जाता है। कल आंटी थकी हुई थी, क्या गजब ट्रिक है। और मंदिर और मंदिरा का अंतर भी बहुत खतरनाक है। वो कैसे? मंदिर तो हम सब जानते हैं, देवों का घर जहां भगवान विराजते हैं, लेकिन मंदिरा का मतलब है अश्वशाला यानी घोड़ों का अस्तबल। कोई भगवान के दर्शन करने मंदिरा पहुंच जाए तो उसे सिर्फ घोड़े मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। और संग भी रोजमर्रा के शब्द हैं। घ के साथ संग का अर्थ है समूह, जैसे कोई संगठन, और ग के साथ संग का अर्थ है साथ। अच्छा, तो अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे पीडीएफ में 3D शब्द युग्म संग्रह कहा गया है। यहाँ तो शब्दों की एक पूरी फौज है। हाँ, इसे हम एक रैपिड फायर की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल, हम इन्हें भागने की बजाय आराम से समझते हैं। मैं पहला शब्द बोलती हूँ, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है किसी से उम्मीद रखना या तुलना करना, जबकि उपेक्षा का अर्थ है किसी का तिरस्कार करना या उसे अनदेखा करना। और अभिज्ञ अनभिज्ञ? अभिज्ञ मतलब जानकार, जिसे सब पता हो, और अनभिज्ञ मतलब जो बिल्कुल अनजान हो। अविराम और अभिराम को मैं तोड़कर देखता हूँ। अविराम यानी जहाँ कोई विराम न हो, लगातार। और अभिराम का मतलब? अभिराम का अर्थ होता है सुंदर या मनमोहक। इसी तरह अतुल मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, जो बेजोड़ हो। और अतल? अतल मतलब गहरा,
जिसका कोई तल या गहराई मापी न जा सके। अब आता है एक बहुत ही आम जीवन का जोड़ा, नियत और नियत। छोटी ए वाली नियत का मतलब तो निश्चित समय होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बड़ी ई वाली नियत का मतलब है इंसान का इरादा। अक्सर कहा जाता है कि उसकी नियत खराब है। और चिर और चीर तो महाभारत की याद दिलाते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो बड़ी ई वाला चीर मतलब कपड़ा। सही है। और छोटी ई वाला चिर मतलब पुराना या लंबा, जैसे हम चिरायु कहते हैं। सूची और शुचि। छोटी ई वाली सूची का मतलब है कोई तालिका या लिस्ट, और शलगम वाले श के साथ शुचि का मतलब है पवित्र या शुद्ध। अब श्वेत और स्वेद को देखते हैं। श्वेत मतलब सफेद रंग, लेकिन स्वेद का मतलब है पसीना। और क्षति और क्षिति भी मिलते जुलते हैं। क्षति का मतलब है हानि या नुकसान। हाँ। और क्षिति का अर्थ है पृथ्वी या धरती। तरंग मतलब पानी की लहर, लेकिन तुरंग का मतलब? तुरंग का अर्थ है घोड़ा। इसी तरह परिणाम का अर्थ है नतीजा या फल। लेकिन जब हम अक्षरों को पलटकर परिमाण कर देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है मात्रा या नापतोल, है ना? एकदम सही। सपेरे वाला सुर मतलब देवता या गाने वाला सुर, और शलगम वाला सुर मतलब शूरवीर या योद्धा। और शरीर वाले अंगों में बदन और वदन का क्या अंतर है? बकरी वाले ब के साथ बदन का मतलब है पूरा शरीर, लेकिन वदन वाले व के साथ वदन का अर्थ होता है सिर्फ मुख या चेहरा। और पीने की चीजों में पेय मतलब कोई भी पीने योग्य पदार्थ, राइट? हाँ, लेकिन पेय का एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ है, दूध। ये तो हुई एक बात। अब मुझे उस शब्द युग्म के बारे में जानना है जिसने सच में मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सा? जरा, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, और बिना नुक्ते वाला जरा। ये एक बिंदु इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा करता है? हाँ, ये भाषा के विकास का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब ज के नीचे वो छोटा सा बिंदु या नुक्ता लगता है तो ध्वनि ज में बदल जाती है। नुक्ते वाले जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। और अगर हम नुक्ता हटा दें? अगर नुक्ता हटाकर विशुद्ध रूप से जरा बोला जाए तो उसका अर्थ सीधा बुढ़ापा होता है। बाप रे! कल्पना की जाए कि किसी ने जरा सा पानी मांग लिया, बिना नुक्ते के। एक छोटा सा बिंदु अर्थ को थोड़े से उठाकर सीधे बुढ़ापे तक ले जाता है। गजब! ये सच में जमीन आसमान का अंतर है। बाकी जो जोड़े हैं जैसे वास और बास, व के साथ वास मतलब निवास स्थान, और ब के साथ बास मतलब दुर्गंध या बदबू। आसन और आसन्न। आसन तो बैठने की वस्तु हो गई, और आसन का मतलब है निकट या पास की चीज। अगम मतलब जहां जाया ना जा सके, और आगम मतलब किसी चीज की उत्पत्ति या शास्त्र। और इत्र मतलब सुगंध, तथा इतर मतलब दूसरा, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। ग्रह मतलब अंतरिक्ष के नक्षत्र, और ग्रह मतलब हमारा घर। छोटी मात्रा वाली गिरी मतलब पर्वत, और बड़ी मात्रा वाली गिरी मतलब बीज के अंदर का गूदा। गे मतलब जिसे गाया जा सके, लेकिन अज्ञे मतलब जिसे जाना ना जा सके, अथाह ज्ञान। छत्री वाला छत्र मतलब छाता, और क्षत्रिय वाला क्षत्र मतलब क्षत्रियों से संबंधित। हाथियों के लिए भी एक शब्द है ना, द्वीप। हाँ, बड़ी वाला द्वीप तो टापू होता है, लेकिन छोटी ई वाला द्वीप मतलब हाथी होता है, क्योंकि हाथी के 2 दांत बाहर निकले होते हैं। और दारू का खेल तो सिर्फ मात्रा का है। छोटे ऊ वाली दारू मतलब शराब, और बड़े ऊ वाली दारू मतलब लकड़ी। द्रव मतलब कोई तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब कोई भी वस्तु या पदार्थ। अब हम इस विश्लेषण के एकदम अंतिम चरण में हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़े बचे हैं। नीर का अर्थ पानी है, लेकिन नीड़ का अर्थ घोंसला है। परुष का मतलब कठोर है, लेकिन पुरुष का मतलब मनुष्य है। फन मतलब कोई हुनर या कला, लेकिन फण का मतलब है सांप का सिर। छोटी मात्रा वाली बलि मतलब बलिदान, और बड़ी मात्रा वाली बलि मतलब बलवान। रति का अर्थ प्रेम है, जबकि रथ का अर्थ है किसी काम में लीन होना। लक्ष्य का मतलब है लाख की संख्या, और लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। और आखिरी 3 जोड़े जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं। लोटा मतलब बर्तन, लेकिन औ की मात्रा वाला लौटा मतलब वापस आना। शव मतलब लाश, और शब मतलब रात, जैसे शबे बरात। और अंत में चंद्रबिंदु वाला हसमुख, जिसका अर्थ है प्रसन्न चेहरा, लेकिन केवल एक बिंदु वाला हसमुख का मतलब होता है हंस पक्षी का मुख। बिल्कुल। इन सारे शब्दों को खंगालने के बाद अंत में गुरुजी का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। क्या संदेश है? उनका कहना है कि इन 70 से अधिक शब्दों से बाहर प्रश्न आने की संभावना मात्र 1% है। विकल्पों पर विचार करना सीखना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और रटने की बजाय कनेक्ट करके याद रखना चाहिए।
इस तरह परीक्षा में 37 में से 37 अंक लाए जा सकते हैं। 37 में से 37 का यह लक्ष्य बिल्कुल मुमकिन है अगर वो कूल हवा और जरा की नुक्ते को याद रखा जाए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक गहरा विचार मन में आता है। बताइए। जरा सोचा जाए, एक ऐसी दुनिया जहां एक मात्रा का गलत उच्चारण किसी को गहना देने के बजाय उसे मौत तक पहुंचा सकता है। क्या सच में शब्दों के चुनाव को लेकर पर्याप्त सचेत रहा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत पर भी दोबारा सोचने को मजबूर कर देगा। व्याकरण केवल परीक्षा पास करने का टूल नहीं है, ये जीवन को सही अर्थ देने की कला है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।